राइट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल करियर एनजीज। और आज की वीडियो में यार वील बेसिकली डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स स्ट्रेटजी फॉर जेई मेंस। कैसे यार हम बेसिकली मैथ्स के पेपर को सॉल्व करके आ पाएंगे और कैसे हम इस बचे कुछ टाइम में यार प्रिपेयर कर पाएंगे ताकि हम मैथ्स के पेपर को फोड़ के आ सकते हैं। राइट। तो चलो यार फिर अपनी मैथ्स की स्ट्रैटेजी की डिस्कशन शुरू करते हैं। तो मैंने यार आपकी जनवरी की जितनी भी शिफ्ट्स थी, ठीक है, उनको मैंने रिविजिट करने की कोशिश करी एंड आई रियलाइज यार कि पेपर का जो लेवल था ना, ठीक है, पेपर लेवल जो था इन जनवरी हमारा वो लगभग यार मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर शिफ्ट्स यार डेफिनेटली अ बिट ऑन द टफर साइड थी, बट अगर मैं पूरे जनवरी के अटेम्प्ट को यार जनरलाइज करूँ तो डेफिनेटली यार हमारा मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। पर इंटरेस्टिंग बात ये थी यार कि मैथ्स की जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, राइट, जो प्रॉब्लम मैथ्स में क्या होती है कि यार भैया ये ना टाइम कंज्यूमिंग होती है, और वही यार जनवरी में भी हुआ। जनवरी में यार काफ़ी शिफ्ट्स के मैथ्स स्पेसिफिकली अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो शिफ्ट्स यार काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। तो हमने यार एक कोशिश की, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी के यार बेसिस क्या है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द स्ट्रैटेजी, कि फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यार हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे, कवर दोज टॉपिक्स, ठीक है, विच हैव लेस वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, लेस वेरिएशंस ऑफ, मतलब यार हम वो टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे पेपर के अंदर जिनके अंदर वेरिएशंस कम है, ताकि अगर 3 से 4 तरह के क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स पूछे जा रहे हैं लास्ट कुछ सालों से, अगर हम उनको प्रैक्टिस कर जाएंगे तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि पेपर में यार अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो यार हम वो क्वेश्चन लगा सकते हैं। राइट, वो जो 4 नंबर है यार वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो हम लेकर आ सकते हैं। और जो सेकेंड चीज़ है इस बेसिस का जो भी है, वो हमने चूज़ किया यार कि लेस टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए। जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए। ठीक है भैया, ये तो बेसिस तो समझ आ गए, बट अब क्या मतलब। तो यार थोड़ी बहुत अभी स्ट्रैटेजी को समझना शुरू करते हैं, और मैं समझाते रहूँगा कि क्यों वो पर्टिकुलर चीज़ हमें पहले करनी है पेपर में और बाकी सारी चीज़ें यार हमने बाद में करनी है। राइट, तो सबसे पहले यार पेपर में आती चीज़ क्या करनी है, हमने सबसे पहली चीज़ यार जो हमने पेपर के अंदर करनी है ना, एंड दैट इज़ हमने यार पूरा पेपर स्क्रॉल करना है मैथ्स का, और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है दैट इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग। राइट, मैथमेटिकल रीजनिंग को ढूंढेंगे यार हम पेपर में, एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, रीज़न बीइंग यार कि ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान आते हैं पेपर में, प्लस यार दो एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जनवरी के टाइम में यार एक एक क्वेश्चन दोनों से आया है, तो अगर हम ढंग से इसको टॉपिक को कवर कर लेंगे तो मुश्किल से यार 2 to 4 मिनट्स लगेंगे हमें पेपर में दोनों को मिलाकर क्वेश्चन करने के लिए। राइट, तो यार सबसे पहली चीज़ कुछ करेंगे, और मैं स्ट्रैटेजी में यार उसको कोई पॉइंटर नहीं दे रहा, ये चीज़ यार मस्ट है हर बच्चे के लिए। तो जो भी वीडियो देख रहा है यार, क्योंकि आगे वाले टॉपिक जैसे हो सकता है सपोज कैलकुलस है या फिर अलजेब्रा है, भैया हमने नहीं पढ़ रखी बिल्कुल भी, तो स्क्रैच से स्टार्ट करना मुश्किल है। बट ये चीज़ ऐसी यार, अगर आपने दिन में 4 घंटे अपने आप को दे दिया, अगर टॉपिक नहीं पढ़ रखा तो आप डेफिनेटली दोनों टॉपिक्स कर सकते हो और एक ही क्वेश्चन और ला सकते हैं। प्लस यार इसमें एक और टॉपिक होता है विच इज़ हाइट्स एंड डिस्टेंसेज। राइट, तो अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेज का यार इस साल ये हिसाब रहा है कि क्वेश्चन आया ही नहीं है। राइट, इसमें यार क्वेश्चन नहीं आया क्या, बट हम फिर भी पढ़ के जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी यार कि क्वेश्चन उठ के आ जाए। मेरे को याद रहा हमारी शिफ्ट थी 2019 में यार अप्रैल में, केमिस्ट्री का टॉपिक होता है ईडियोमेट्री, जो स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है। राइट, तो यार लास्ट 5-6 सालों से वो पेपर में आया ही नहीं, तो बहुत बच्चे यार पढ़ के नहीं गए क्योंकि टाइम वेस्ट है। बट अप्रैल में यार 2-3 शिफ्ट्स में वो चीज़ पूछे गए, समझने की कोशिश कर रहे थे यार। तो जो चीज़ आपको लग रहा है कि ऑब्सलीट हो चुकी है, मेज में नहीं आ रही, वो आ सकती है पेपर में। राइट, तो पेपर में पूछी जा सकती है। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे और बहुत ही आसान है। अगर तीनों से एक एक क्वेश्चन आ गया तो हम मान के चलो 12 नंबर फ्री के हैं पेपर में, वरना यार 8 नंबर तो आप पक्का ही पक्का पहले 2-4 मिनट में गारंटीड लेके आओगे। तो यार अब मेन हम अपने चैप्टर्स के ऊपर आते हैं। तो हम यार डिवाइड कैसे करें, हमने प्रिपरेशन में यार मैथ्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारी 11th की स्टार्टिंग में अलजेब्रा होती है। राइट, अलजेब्रा होती है, फिर हम बीच में यार उसके बाद क्या पढ़ते हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। फिर 12th में आते हैं तो हम दोबारा से अलजेब्रा की कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक्स पढ़ते हैं। फिर हम कैलकुलस पे आते हैं, कैलकुलस का वेक्टर 3D पे आते हैं। ठीक है, और लास्ट में वो प्रोबेबिलिटी वाले पोर्शन से हम एंड कर जाते हैं। तो मैथ्स में लगभग ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम यह ऑर्डर क्या रखें,
जो मैं यार ऑर्डर बोलने वाला हूँ वो आपकी प्रिपरेशन का भी सेम ऑर्डर रहेगा, और जो आप पेपर में आप अटेंड करके आओगे उसका भी सेम ही ऑर्डर है, राइट। तो फर्स्ट चीज़ यार हम जो सॉल्व करेंगे पेपर में दैट विल बी कैलकुलस। रीजन बीइंग यार कैलकुलस की बेस्ट पार्ट ये है कि वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिकली यार इंटीग्रेशन की बात करूँ, वो भी यार डेफिनेट इंटीग्रल की बात करूँ, तो आपके 4 से 5 तरह के वेरिएशंस हैं यार जो पेपर में आई हैं। और यार मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि अगर आप देखोगे एक ही फॉर्म पर इतने सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो अगर हम वो सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे तो पक्की बात है यार पेपर में क्वेश्चन आएगा, हम लगा देंगे। प्लस सेकेंड बात यार कैलकुलस की बेस्ट पार्ट है लेस टाइम कंज्यूमिंग है। एलजेब्रा यार हमारी जो क्लास 11 की है उसमें यार तुम सीक्वेंस सीरीज जोड़ दो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जोड़ दो, कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दो, वो डेफिनेटली यार इंटरेस्टिंग बहुत होती है। बट रीज़न ये होता है यार कि हमें वो बाद में इसलिए करनी चाहिए क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। एक या सीक्वेंस सीरीज को कोई क्वेश्चन यार डिफरेंट तरीके का बन गया या फिर कोई और टॉपिक का बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन गया, तो पॉसिबिलिटी यार है कि हम उसको पर क्वेश्चन हमें 5 मिनट लग जाए। बट कैलकुलस में यार अगर प्रैक्टिस कर रखी है, कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट लग जाएंगे, राइट। तो कैलकुलस में यार इंटीग्रेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका एक इंडेफिनिट इंटीग्रल से क्वेश्चन आएगा, डेफिनिट से आएगा, एरिया अंडर द कर्व आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो अगर हम इंटीग्रेशन ढंग से पढ़ के जाएंगे, अब 4 क्वेश्चन तो यहीं पर हो जाएंगे। प्लस डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से यार कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। तो इन टोटलिटी यार कैलकुलस में लगभग जनरलाइज करूँ तो 6 प्रॉब्लम्स आ रही हैं पेपर के अंदर। और यार ये 6 प्रॉब्लम्स ना मुश्किल से अगर प्रैक्टिस अच्छी है 10 से 12 मिनट लेगी पेपर में। जेन्युइनली बोल रहा हूँ 10 से 12 मिनट लगेगी। तो अगर हम कैलकुलस को ढंग से प्रैक्टिस करके जाएंगे, राइट। कैलकुलस में भी यार मेन चीज़ क्या क्या करनी है हमने, मेन चीज़ यार हमने अपनी इंटीग्रेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अगर इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, 4 क्वेश्चन तो यार यहीं पर लग जाएंगे, राइट। एक चीज़ यार जो कैलकुलस में काफ़ी दिक्कत देती है, जो मेरे को भी दी थी, राइट, वो होती है डिफ्रेंसिएशन वाला जो पार्ट है ना हमारा, राइट। जो डिफ्रेंसिएशन वाला हमारा पार्ट है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हमने पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो उसमें यार मैं इतना ही कहूँगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस पर्टिकुलर चीज़ की, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के हम वो क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इससे यार लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो डिफरेंशिएशन के एवरेज 2 क्वेश्चन लेके चलूँ तो यार ये हम 10 से 12 मिनट में 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर हम ये चीज़ें आराम से प्रैक्टिस करके जाएँ तो। पेपर में सबसे पहली चीज़ क्या सॉल्व करनी है यार, कैलकुलस, राइट। सेकेंड चीज़ पे आते हैं यार। सेकेंड चीज़ क्या होगी हमारी पेपर में, जो चीज़ यार काफ़ी बच्चों को डराती है, दैट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या हिसाब है? तो मैंने यार अभी एक रिसेंटली वेबिनार लिया था, प्लस बच्चों से भी बात की थी यार काफ़ी ज़्यादा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिक्कत है बच्चों को ज़्यादातर आती है कि भैया हमने ना स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा है, राइट। स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ रखा है बहुत आसानी से, हमने यहाँ सर्कल्स भी थोड़ा बहुत भैया हमने पढ़ रखा है। मैंने कहा यार दिक्कत कहाँ से आ रही है भैया, पैराबोला तो यार मान के चलो बिल्कुल थोड़ा सा टच कर रखा है, और इलिप्स एंड हाइपरबोला तो भैया आप भूल ही जाओ, राइट। इलिप्स और हाइपरबोला नहीं आता। मैंने कहा चलो ठीक है यार, इलिप्स और हाइपरबोला अगर नहीं आता तो मैं यार फिर थोड़ी ट्रिक्स बता देता हूँ कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन्स का तो बड़ा सिंपल हिसाब है यार, अगर हमने एनसीईआरटी क्लास 11 की ढंग से कर रखी है स्ट्रेट लाइन के लिए, प्लस यार स्ट्रेट लाइन्स में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यार हमने फैमिली और स्ट्रेट लाइन्स पढ़ रखा है, वो भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बट ढंग से अगर फैमिली और स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन लगा रखे हैं तो स्ट्रेट लाइन्स डेफिनेटली हम पेपर में करके आ सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है सर्कल। सर्कल यार बच्चे तुम कितना भी पढ़ जाओ, चीज़ यार कि सर्कल्स में वेरिएशन ऑफ जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा है। सर्कल्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और अगर तुम फैमिली और सर्कल स्पेसिफिकली ढंग से नहीं पढ़ के जाओगे ना तो बहुत कम मतलब चांसेस ये यार कि तुम सर्कल का क्वेश्चन फिर काफ़ी लंबे मेथड से एग्जीक्यूट करके आओगे और उसमें यार टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें यार एक चीज़ याद रखना कि फैमिली और सर्कल्स तो यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, फैमिली और सर्कल्स सारे बड़े बच्चे पढ़ के जाएंगे सर्कल्स के अंदर, राइट। अब यार नेक्स्ट चीज़ आती है पैराबोला के अंदर। अब पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला का क्या किया जाए? तो मैं बोलता हूँ यार एक चीज़ जो हमने हर एक कोनिक स्ट्रक्चर के लिए करनी है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है यार, क्योंकि मेंस में क्या होता है कि फॉर्मूला बेस्ड पेपर बनता है। तो मैंने कहा यार ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ के आएंगे कि वो स्ट्रक्चर यार डिफाइंड कैसा है, उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है कि वो स्ट्रक्चर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाती है, उसको पहले पढ़ेंगे यार। फिर हम जाएंगे उसकी इक्वेशन के ऊपर, राइट। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस और ओरिजिन क्या है, हमारा सेंटर है। वहीं पर यार अगर हम कोऑर्डिनेट्स को एच कॉमा के पे सेंटर पे शिफ्ट कर देते हैं तो हम
कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन सर्कल बना पाते हैं एंड सो ऑन। तो वैसे यार हर एक स्ट्रक्चर आपको हर एक कोनिक का इक्वेशन पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़नी है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज व्हाट विच इज़ यार टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस, राइट। टेंजेंट एंड नॉर्मल की हमने इक्वेशंस पढ़नी है। अगर हम ये तीन चीज़ें कर लेंगे ना, राइट, अगर हम ये तीन चीज़ें कर लेंगे तो बहुत चांस है यार कि 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, हम यहीं पर कवर कर लेंगे। प्लस यार हमें थोड़ा बहुत ना ट्रिक्स आनी चाहिए। ट्रिक्स कैसी आनी चाहिए यार, हमें पैरामीटराइज पॉइंट्स लेने आने चाहिए। अगर हम पैरामीटराइज पॉइंट्स ले सकते हैं ना पेपर में, मतलब जैसे सर्कल है, सर्कल के अंदर तुम क्या बना सकते हो, ओरिजिन से सर्कल बन रहा है, साइड सेंटर तो a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, वैसे यार पैराबोला का बन रहा है तो at स्क्वायर कॉमा 2at, राइट। तो अगर हम ऐसे बना के चल रहे हैं, पैरामीटराइज पॉइंट यार हर के आने चाहिए। तो ये चार चीज़ें यार हमें करनी ही करनी है। इसके बाद यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मिक्सचर ऑफ कर्व्स, मतलब ये हो सकता है कि यार सर्कल और पैराबोला का मिक्सचर में क्वेश्चन बनाया जाए। तो मिक्सचर ऑफ कर्व्स यार लास्ट में पढ़ना, बट अगर टाइम बचा यार तो प्लीज़ एक बारी इसको देख जरूर लेना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यार बेस्ट पार्ट क्या है कि इससे भी 4 क्वेश्चन लगभग पेपर में पूछे जा रहे हैं, और यार ये भी इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। कैलकुलस और कोऑर्डिनेट का ये हिसाब है यार, जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे ना आप, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे पेपर में यार, उतना ही वो एक्चुअली में लेस टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, क्योंकि वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस हैं। ऐसी बात नहीं यार, मैथ्स में यार जो भी टॉपिक आएगा ना उसका वेरिएशन जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। बट इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि यार अगर ढंग से पढ़ के जाओगे यार, हम क्वेश्चन लगा लेंगे, प्लस ये टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री कम है। तो यार ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। इसमें यार ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया बच्चे पूछते हैं यार कि ट्रिक्स के लिए हम कौन सी बुक रेफर करें, राइट। तो 2-3 बुक्स हैं यार। अगर आपके पास जी तिवानी पढ़ रखी है, इफ़ यू हैव जी तिवानी, यार उससे बढ़िया बुक कोऑर्डिनेट की यार है ही नहीं। इफ़ यू हैव जी तिवानी प्लीज़ यार उसको ही रेफर करो, वरना यार अरिहंत की भी ठीक है, या फिर अगर आप ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा कवर कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा के लिए यार हर एक टॉपिक ना मैथ्स में वो बहुत ज़्यादा दे रखा है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में दे रखा है। तो उसको यार ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत बेटर रहेगा। क्वेश्चंस रही है पक्का जी तिवानी बेस्ट है, ठीक है। बच्चों को यार जी तिवानी अगर नहीं पढ़ी हुई, जो भी बुक पढ़ी हुई यार, जो भी आप ऑनलाइन टीचर को रेफर कर रहे हो, आप एटलीस्ट आपने यार टॉपिक पढ़ के जाना है, राइट। ये टॉपिक यार हमने पढ़ के जाना है, और इसके यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाने हैं, और इसी ऑर्डर में पढ़ना है यार। हम पेपर में भी पहले कैलकुलस सॉल्व करेंगे और कोऑर्डिनेट सॉल्व करेंगे, और पढ़ने वाइज और अभी भी यार रिवाइज करने वाइज यही करना है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर यार ऐसे ही मन रखा है। अगर हम ये चीज़ करेंगे यार, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना चीज़, आप अपनी परफॉर्मेंस यार एटलीस्ट 20% से यार इंप्रूव करोगे। अगर एक 35 मार्क्स वाला बच्चा दिख रहा है, तुम पक्का 45 तक पहुँचोगे ही पहुँचोगे, राइट। तो हमने यार ये कोशिश करनी है कि 10-15 मार्क्स से यहाँ बढ़ेंगे। अब बाकी के डिपेंड करता है यार कि हमारी प्रैक्टिस कितनी आता है हर एक टॉपिक के बारे में, राइट। ये 10-15 मार्क्स इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि मैंने यार टाइम वाइज इसको शॉर्ट कर दिया, राइट। टाइम वाइज यार मैंने प्रायोरिटी बना दी। अब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि तुम उसको कितना और खींच पाते हो। अब कोऑर्डिनेट में यार 4 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, और ये थोड़ा कैलकुलस से यार टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर मैं एट एन एवरेज बात करूँ यार, इसमें तुम्हें लग सकते हैं 10 मिनट सॉल्व करने में, राइट। तो मतलब यार पेपर में अगर मैं आऊँ ना अभी तक, ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, 6 और 4, लगभग 11 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी तक मेरे को मैक्स टू मैक्स यार अपर बाउंड में अगर यहाँ 3 मिनट लूँ, 12 लूँ और 10 लूँ, राइट, तो मेरे को 25 मिनट में यार मैंने लगभग 11 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास अब 14 क्वेश्चन और पड़े यार मैथ्स में, हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे भी नहीं वैसे भी, और हमारे पास यार अगर हमने 1 घंटा 15 मिनट दिया ना, हमारे पास लगभग अभी भी 50 मिनट बचे हैं मैथ्स के लिए। और ये चीज़, ये स्ट्रैटेजी अभी तक काफ़ी काम कर पा रही है। अब आप बोलोगे यार भैया चलो ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो हो गई यार, अब इसके बाद क्या करें? मैंने बोला चलो ठीक है यार, अब हम थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है यार? थर्ड पॉइंट हमारा अब इसके बाद क्या होगा, एंड दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से पहले यार हम जो 12th की जो मेन हमारे जो थोड़ी चीज़ें रहेगी, दैट इज़ वेक्टर एंड 3D, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी, राइट। अब प्रोबेबिलिटी यार कुछ बच्चे ना, अब आपके जो इंस्टीट्यूट्स भी हैं वो उसको अलजेब्रा का पार्ट मानते हैं, बट मैं अभी यार उस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ जो PNC के अंदर नहीं है, जो आपकी 12th की NCERT में मेंशन्ड है। मतलब यार वो बेयर्स थ्योरम वाला पोर्शन प्लस यार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन। तो अब PNC यार मैं पर्सनली किसी बच्चे को रिकमेंड नहीं करता यार कि तुम PNC पढ़ो पेपर से पहले, क्योंकि अगर तुम्हें बेसिक्स ऑफ PNC आते हैं यार, हमने वो NCERT से थोड़े लेवल ऑफ क्वेश्चन कर रखे हैं तो सही है। बट अगर PNC से एक नया क्वेश्चन दिखता है ना यार, भलाई ये होती है कि तुम वो क्वेश्चन छोड़ के आओ। वहीं पर यार अगर प्रोबेबिलिटी से भी PNC रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन बन जाता है तो उसको छोड़ने में ही भलाई होती है। बट अगर क्लास 12th के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि पूछी जाए यार पेपर में,
तो हम वो चीज़ यार डेफिनेटली पढ़ के जाएंगे। तो वेक्टर 3D क्या यार बड़ा सही चीज़ है, एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो मोर देन इनफ है वैसे इसके लिए। प्लस यार अगर रेफरेंस बुक सॉल्व करो कोई भी वो चलेगी इसके लिए, और इससे यार क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आसान आते हैं। एट एन एवरेज यार पूरे टॉपिक से मिलाऊँ तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पेपर में जितने भी मैंने देखे हैं, और इन 2 क्वेश्चन को करने के लिए यार अगेन मैक्स टू मैक्स आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे। थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बट प्रैक्टिस डिपेंडेंट है, अगर तुम उससे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो यार थोड़ा इससे भी कम टाइम लग सकता है। राइट तो अब आते हैं यार फोर्थ मेन टॉपिक के ऊपर, एंड दैट फोर्थ मेन टॉपिक इज हमारा आता है एलजेब्रा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एंड एलजेब्रा है, तो पहले यार एलजेब्रा कवर कर लेते हैं। अच्छा, अब एलजेब्रा में यार मैंने पूरी वीडियो में आपको बोला कि एलजेब्रा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। और एलजेब्रा के टॉपिक्स क्या क्या होते हैं यार, अगर मैं बात करूँ सीक्वेंस सीरीज हो गया, ठीक है, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ठीक है, पीएनसी हो गया, प्लस इसके बाद यार अगर मैं बात करने आऊँ तो आपका 12th में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स भी है, राइट। तो एलजेब्रा में यार जो चीज़ ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी सीक्वेंस सीरीज का, यार क्वेश्चंस कभी कभी ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, राइट। तो सबसे कम टाइम एलजेब्रा में लगता है अगर हमने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की ट्रिक्स पढ़ रखी है। और ट्रिक्स यार मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स की ऐसी होती है जो कि काफ़ी बच्चों को नॉलेज ही नहीं होती, और वो नॉर्मली यार सॉल्व कर रहे होते हैं एनसीईआरटी की टेक्निक से, और बोलते हैं भैया 8 से 10 मिनट लग गए क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर हमें ट्रिक्स आती हैं यार तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन काफ़ी जल्दी भी सॉल्व हो सकते हैं। तो पहले यार वो जो क्वेश्चन हैं, वो जो रेफरेंस बुक्स है जो भी आप फॉलो कर रहे हो यार, इस पॉइंट पर यार आप कोई भी रेफरेंस बुक किसी भी सब्जेक्ट के लिए यार पीसीएम में फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ उसी को ही फॉलो करते रहो। डोंट ट्राई कि यार मैं कोई नए रेफरेंस बुक पे जाऊँ, कोई नए पब्लिशर पे जाऊँ, क्योंकि यार उसका फ़ायदा नहीं है। 40 दिन में यार आप कोई नए रेफरेंस पे चले गए ना, तो जितनी हमारी परफॉर्मेंस है वो भी डिटेरेट कर जाएंगे, राइट। तो एलजेब्रा में यार हम कोशिश ये करेंगे कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स तो पढ़ना ही है यार हमने, राइट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स तो हमने पढ़ना ही है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस यार इसके बाद ना हमने, अगर मैं बात करने जाऊँ तो सीक्वेंस पढ़ लेना एक बारी, ठीक है, सीक्वेंसेस इंपॉर्टेंट है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी इंपॉर्टेंट है। और भैया और क्या चीज़ करें, मैंने कहा यार चलो अब इससे आगे अगर मैं और लेके चलूँ तो हम क्या कर सकते हैं इसके बाद यार बाइनोमियल थ्योरम पढ़ जाना। बाइनोमियल थ्योरम में यार अगर लक बहुत ज़्यादा ही अच्छा है तो यार तुमसे आर टर्म भी पूछ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है, केयर टर्म वाले क्वेश्चन भी पूछ सकता है। वरना इन जनरल केसेस यार हमसे ना वो कोफिशिएंट्स वाली जो सीरीज होती हैं उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो प्लीज़ यार प्रैक्टिस कर जाना बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। आसान होता है बट कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है, राइट। बाइनोमियल थ्योरम हो गया। अब इसके बाद यार कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करें। देखो यार कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना भी पोर्शन एनसीईआरटी में दे रखा है एटलीस्ट हम वो तो करके जाएंगे, प्लस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पढ़ के जाएंगे, प्लस nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ के जाएंगे। ये जो 3 टॉपिक्स हैं यार, एनसीईआरटी प्लस क्यूब रूट प्लस nth रूट ऑफ यूनिटी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं समझने के लिए आसान है, इतनी दिक्कत नहीं क्रिएट करेंगे। बट इसके अंदर जो एक सब पार्ट आता है यार जो कि थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल होता है, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, राइट। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ पूछी जा रही है ये चीज़ तो हम क्या करेंगे, पहले यार कोऑर्डिनेट ऊपर स्ट्रॉन्ग करके आओ। अगर ऊपर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है स्ट्रक्चर, भैया स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ के आओ। ये क्यों, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन थोड़ा ना आएगी पेपर के अंदर, बिल्कुल नहीं आएगी। बट अगर हमें यार यहाँ पर समझना है ना कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो हमें यार ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे हो रखा है। अगर वो उसके बेसिक्स समझ नहीं आएंगे यार यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर ये चीज़ समझ नहीं आएगी फिर। तो पहले यार बेसिक्स वहाँ पर कवर करने पड़ेंगे तभी आपको यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर मुश्किल नहीं होती इतनी, अगर हमें चीज़ें आती होती हैं ना, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो पहले तो यार कॉम्प्लेक्स के अंदर अगेन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ जाना, उसके बाद अगर टाइम बच जाता है थोड़ा बहुत तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आना कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, राइट। तो अब यार लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो भैया ट्रिगो का क्या हिसाब है, मैंने कहा यार ट्रिगो का हिसाब बहुत सही है। तुम्हारी 11th की ट्रिग्नोमेट्री है ना यार, पेपर में वो पूछी जाती है, ठीक है, तो वो तुम कर लेंगे। बट उसका स्मार्ट तरीका यार काफ़ी जगहों पे होता है कि तुम ऑप्शन से आंसर निकालो। अब ऑप्शन बनाते समय ना कभी कभी क्या होता है, अगर वो एंगल दे देते हैं ना तो वो थोड़ा एंगल 47-48 डिग्री ऐसे करके क्वेश्चन देंगे ताकि तुम स्पेसिफिक वैल्यू यार कोई पुट करके ना ऑप्शन के अंदर चेक ना कर पाओ कि सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहा। उस केस में यार एस्टिमेशन लगा लेना
राइट। वो कितना भी 48 अगर एंगल दे रहे थे, तुम 45 की कोई वैल्यू निकालना और उसके आसपास या 0.01 की डेसिमल पे या कोई ऐसी चीज़ एस्टिमेट कर लोगे, वो क्वेश्चन भी यार ऑप्शन से निकाला जा सकता है, राइट। अनटिल अनलेस यार कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर ऑप्शन नहीं है बट हमें कोई इसको ओपन अप करनी पड़ी है टर्म या सो ऑन, तो उसके अंदर यार ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर 11th की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है अभी के लिए, राइट, अगर 11th की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है तो ट्रिगो लास्ट में करना, क्योंकि बहुत बच्चे यार ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ पाते, बहुत बच्चे नहीं कर पाते ट्रिग्नोमेट्री। बट इसके अंदर अगर इन्वर्स से क्वेश्चन आ रहा है वो आसान आते हैं, ठीक है। इन्वर्स पढ़ जाना, इसमें यार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इन्वर्स मस्त है यार, क्योंकि आसान भी होता है। इसके अंदर यार सीरीज वाले क्वेश्चन भी देख जाना लास्ट में कि सीरीज से कैसे खुल जाते हैं। तो अभी यार मैंने इसकी बात की प्रोबेबिलिटी और वगैरह से, मैं एलजेब्रा और ट्रिगो से यार साथ में क्वेश्चन और मिनट्स नहीं देना चाहता। रीज़न क्या है यार, क्योंकि मैं को खुद नहीं पता यार कि यहाँ पर बच्चे अलजेब्रा और ट्रिगो के कितने क्वेश्चन लगा लेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस डिपेंडेंट है प्लस टाइम डिपेंडेंट है। अगर क्वेश्चन या गंदा आ गया तो जो तुम्हारा टॉपर भी है ना, उसको भी ये सारे क्वेश्चन अलजेब्रा में करने में टाइम लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो हमने यार बहुत स्मार्टली करके आना है। अगर मैं पहली 3 चीज़ें देख लूँ यार, पहली 4 बल्कि 2, 6, 4, 12 और राइट 2, 14 प्रॉब्लम्स तो यार ऐसी हैं, एटलीस्ट 14 to 15 प्रॉब्लम्स पेपर में ऐसी हैं। अगर हम ढंग से करके जाएंगे यार, उनको हार्डली कितना टाइम लग रहा है यार यहाँ पर, 4 + 12 16 26 32 मिनट्स, 35 मिनट्स में तुम 15 प्रॉब्लम्स लगा सकते हो। समझ आ रही है बात। मैं यार जब जनवरी में गया था तो मेरी यार 99.92 परसेंटाइल थी, राइट। तो हालांकि यार टोटल परसेंटेज केमिस्ट्री थोड़ी गिर गई थी, बट मैंने यार ये स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी। और इससे यार चीज़ क्या होती है ना, अगर पेपर ना मैथ्स होगी या इनफैक्ट थोड़ी बहुत फिजिक्स भी होगी, मोमेंटम डिपेंडेंट होता है। अगर हमने मोमेंटम या पेपर में काफ़ी अच्छा बना लिया ना, राइट, अगर मोमेंटम ने बहुत अच्छा बना लिया तो धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। मोमेंटम बनाने के लिए यार हमें वो क्वेश्चन करने पड़ते हैं जो कि स्टार्टिंग में आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। अगर मैं आते ही यार कोई पीएनसी के गंदे क्वेश्चन में फंस गया, राइट, या फिर ट्रिगो के गंदे क्वेश्चन में फंस गया, गंदा इन द सेंस कि यार वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, पता है यार कि हाँ लग जाएगा बट इसमें यार 5 से 6 मिनट भी लगेंगे, तो यार वो एक एरर ऑफ जजमेंट है, वो एक एरर ऑफ जजमेंट है। तो वो चीज़ हमने नहीं करनी। पेपर में आती है यार फर्स्ट चीज़ जो हम करेंगे दैट इज़ कैलकुलस, राइट, कोऑर्डिनेट, और फिर यहाँ वेक्टर 3D में जाएंगे। इसको यार मैंने पॉइंट में इसलिए नहीं गिना है क्योंकि ये मस्ट है, ये हर बच्चा करके आया यार। तुम्हारी कैलकुलस की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो बोलोगे भैया मैं कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करना चाहता हूँ, चलो ठीक है, बट मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स प्लस या हाइट्स एंड डिस्टेंसिंग बेसिक्स, ये वैसे 10th रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अगर हमने यार एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी 10th में, तो ये वाले क्वेश्चन मोर ऑफन देन नॉट लग जाते हैं, राइट। ये हमारी 10th की NCERT के लेवल जैसे ही आते हैं क्वेश्चंस। तो इस साल नहीं पूछेगा अभी तक, बट पूछे जाने की आशंका है, पूछी जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमने मैथ्स की स्ट्रैटेजी को थोड़ा बहुत ब्रेक तो कर दिया है, राइट। मैं चाहता हूँ यार कि इन स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर एक बार ही ना, जैसे सपोज कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट कैसे पढ़ें वगैरह पे भी हम वीडियोस बना पाए फ्यूचर में, ठीक है। बच्चे ने यार अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी है, तुम्हें कमेंट करना है यार कि हाँ भैया एक कोऑर्डिनेट की यार वीडियो बना दो, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो यार मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट बॉक्स के अंदर यार जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, प्लीज़ उनको मेंशन कर दिया करो, राइट। तो यार चलो अभी आज के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को यार यहीं पर हम एंड कर लेते हैं। किसी को यार कोई भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ ले, एंड होप यार ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। उसको प्रैक्टिस कैसे करें, ये जो हमने चीज़ें अभी डिस्कस की हैं, जितने भी यार मॉक्स दे रहे हो ना, मॉक्स के अंदर आप ट्राई ये करो कि आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ताकि हमें पता चलता रहे कि यार ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो अभी के लिए यार हम इतना ही काम करते हैं। प्रिपरेशन में पहले कैलकुलस और कोऑर्डिनेट को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे सारा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद यार हम आएंगे और अलजेब्रा और ट्रिगो के बारे में सोचेंगे बाद में, ठीक है। तो चलो यार वीडियो फिर हम यहीं पर एंड कर देते हैं।